हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और महिला आरक्षण। इसमें आर्थिक न्याय का अंतिम बिंदु बचा है आर्थिक न्याय की व्यवहारिक स्थिति। आर्थिक न्याय की व्यवहारिक स्थिति। इस चैप्टर में आपको ये शब्द देखने को मिला होगा। व्यवहारिक स्थिति क्या होती है? व्यवहारिक स्थिति का मतलब होता है कि वास्तव में क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, वर्तमान में उस चीज की स्थिति क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक स्थिति कहते हैं। प्रेजेंट टाइम लोकेशन क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक स्थिति कहते हैं। तो आर्थिक न्याय की व्यवहारिक स्थिति क्या है, ये हम आज देखना प्रारंभ करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो लोग अभी तो कोरोना चल रहा है, उससे पहले की अगर हम बात करें पिछले वित्तीय वर्ष में, तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। तो ये बड़े गौरव की बात है कि दुनिया में सबसे तेज गति से विकास अगर हम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारी जीडीपी का लक्ष्य मोदी जी ने जो रखा है आने वाले समय में, वो 8 से 9% का रखा है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है वर्तमान समय में, जो आपकी किताब के आंकड़े हैं, यानी कि 2019 तक, यानी कि चीन से भी ज्यादा तेज गति से हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि बड़ी अर्थव्यवस्था है वो विकास करेगी और बाकी की अर्थव्यवस्था में विकास करेगी। तो मात्रात्मक विकास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कितना विकास इन्होंने किया, इसका मतलब ये कह रहा हूं कि जितनी जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा हमारी है, यानी कि जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथेबल जीडीपी इस समय हमारी है। दुनिया में सबसे तेजी से विकास हम कर रहे हैं। इसके लिए कुछ प्रयास हमने भी किए हैं, कुछ प्रयास मोदी सरकार ने भी किए हैं, कुछ प्रयास अंतरराष्ट्रीय कारणों से भी हुए हैं। मोदी जी ने जो जीडीपी का लक्ष्य रखा है वो 8 से 9% का रखा है, और ये जीडीपी का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, या मैं यहाँ मोदी जी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक निष्पक्षता से आपको ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में व्यवहारिक स्थिति में अंतर क्या है। और यूपीए गवर्नमेंट या उससे पहले की जो बीजेपी गवर्नमेंट्स थी, अटल जी की सरकारें थी, उस समय से लेकर आज तक वास्तव में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में अंतर क्या आया और भारत को फायदा क्यों हुआ, या स्टेबिलिटी जीडीपी क्यों आई। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने क्या कर लिया, मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे क्या फर्क पड़ा, या यूं कहें कि आम जनता को उससे क्या बेनिफिट्स हुए। तो उसकी बात हम लोग करते हैं। यदि कोरोना से पहले देखें तो सामान्य महंगाई नियंत्रण में थी। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी यूपीए गवर्नमेंट 2014 में सबसे बड़ा एजेंडा जो फेस कर रही थी वो थी महंगाई का। दालों के भाव 100+ थे, प्याज के भाव बहुत महंगे थे, पेट्रोल के भाव बहुत महंगे थे। और उस समय बीजेपी ने भी थोड़ी सी फेंकालूजी की थी कि पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए थे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए भी, और बीजेपी ने उसका क्रेडिट लिया था, जबकि बीजेपी के हाथ में पेट्रोल नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे डिपेंडेबल है और ये अपने आप ही ऊपर नीचे होता है। हाँ, सरकार इसमें यदि रेवेन्यू का भाग कम कर दे, टैक्स का भाग कम कर दे, तो आज भी हमारे यहाँ पेट्रोल 30 से 32 रुपए ही आ रहा है, इससे महंगा नहीं है। जो 40 से 50 रुपए का भाग है वो सरकार देती है। वो इसलिए ले रही है कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं, हजारों करोड़ों की जो हम चीन बॉर्डर पे परियोजनाएं चला रहे हैं,
गरीबों को सस्ता राशन दे रहे हैं, 2 रुपए किलो का गेहूं दे बांट रहे हैं, जिसे 9 से 10 रुपए किलो गेहूं खरीद रहे हैं, निःशुल्क दवा योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। इनका पैसा आएगा कहां से? ये रेवेन्यू यहीं से आता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू की बात करें तो वो पेट्रोल में है, अपने मादक पदार्थों में है, बहुत सारे खनिजों में है, और यहाँ से सीधा सरकार को बेनिफिट्स होते हैं। तो सामान्य महंगाई नियंत्रण में इस सरकार ने की, जिसमें खाद्यान्न प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद्यान्न की चीजों को इन्होंने बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने दिया। इसका कारण क्या रहा कि इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया, वो ये किया कि आम जनता को बेनिफिट्स होने चाहिए। दूसरा, हमारी जो प्रैक्टिकल स्थिति रही वो रही मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, बहुत सारे लोगों ने वादे किए, बहुत सारे लोगों ने दावे किए कि मेक इन इंडिया पॉलिसी मोदी जी की खोखली परियोजना थी, इसमें कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुआ। अगर अचीवमेंट नहीं हुआ तो आंकड़े क्यों जीडीपी दिखा रहे हैं? क्योंकि जीडीपी का, और वो एक फेयर एजेंसी है, पूरी दुनिया कह रही है इंडिया इज ए लार्जेस्ट ग्रोथ जीडीपी रेशियो टुडे टाइम। अगर देखें, मेक इन इंडिया का पॉलिसी का नारा था कि यदि हम कोई भी चीज बनाएंगे तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम अपने यहाँ इजाद करेंगे। मेक इन इंडिया पॉलिसी का बहुत जबरदस्त बेनिफिट हुआ। विपक्ष ने कहा राफेल आ रहा है, तो फिर मेक इन इंडिया पॉलिसी का फायदा क्या कि राफेल हम लोग खरीद रहे हैं, S-400 हम खरीद रहे हैं, हथियार हम खरीद रहे हैं। हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ विपक्ष हमेशा सरकार की टांग खींचता है। भारत के विपक्ष की एक विशेषता है, आपको याद रखना है। आपको आगे जब हम सरकार के पद पढ़ेंगे उसमें सवाल आता है भारत की विपक्ष की विशेषता क्या होती है। भारत का विपक्ष हमेशा और हमेशा सरकार की टांग खींचने में ही रहता है। उसका मूल उद्देश्य यही रहता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हर हाल में सरकार की नीतियों की आलोचना करना, ये भारत की राजनीति की विशेषता है। आप एनसीईआरटी के सिलेबस में देखते हैं तो उसमें आता है भारत के विपक्ष की विशेषता क्या है। तो भारत के विपक्ष की विशेषता है हर हाल में विरोध करना। आपको एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपके सिलेबस में तो नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इन्होंने बोफोर्स का सौदा किया, और ये बोफोर्स तोप हमें कारगिल में युद्ध जिताने में कामयाब हुई थी, और इन पर बहुत बड़ा आरोप लगा था राजीव गांधी जी पर। बोफोर्स घोटाले के दाग लगे थे, बाद में निर्दोष साबित हुए, और फिर इसमें कोई भी घोटाला पाया नहीं गया। बहुत सारे बीजेपी वालों ने, बहुत सारे अन्य दलों ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि बोफोर्स तोहफे जो हैं इसमें एक कालाबाजारी हुई है, इसमें एक भ्रष्टाचार हुआ, इसमें एक प्रकार की ब्रोकरेज दी गई है, मीडिएटर को कुछ पैसा दिया गया है। बाद में मामला न्यायालय में गया और न्यायालय से स्वर्गीय राजीव गांधी जी निर्दोष साबित हुए। इसका कारनामा हमने देखा, करगिल युद्ध जिताने में बहुत बड़ा अगर योगदान किसी को जाता है, किसी को श्रेय जाता है तो बोफोर्स तोपों को। जो 4 पहाड़ियां थी, काकसर, बतालिक, मास्को और द्रास, वो इतनी दुर्गम हाइट पर थी कि लगभग 18,000 फीट पर थी ये लगभग। और जो हमारे सामान्य जो फाइटर्स हैं, सामान्य जो लड़ने की क्षमता है हमारी हेलीकॉप्टर वगैरह की, वो लगभग 10,000 फीट की हाइट पर ही जवाब देना शुरू कर देती है। उसके बाद फाइटर ही बचते हैं, और फाइटर भी इतनी दुर्गम, आप जानते हैं फाइटर का एक फंडा होता है, जितने भी फाइटर्स होते हैं उनका इंजन ऑक्सीजन बेस होता है, तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी ऑक्सीजन की मिलेगी उसका पावर उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। लेकिन आप जानते हैं 18,000 की हाइट की हम बात करें, कुतुब मीनार की हाइट सिर्फ 250 फीट है, और ये 18,000 फीट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन का लेवल ना के बराबर होता है, तो फाइटर की ताकत बहुत कम हो गई। यहाँ सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत हमारी आई, आपके सिलेबस में भारत की विदेश नीति में भी ये टॉपिक वहां भी आएगा, इसको यहीं देखते हैं। बोफोर्स तोपों की ताकत हमें इसलिए भी आई, फाइटर बहुत तेजी से निकल गया और दुश्मन की लोकेशन देख ही नहीं पाया, लेकिन बोफोर्स तोप ने पिन पॉइंट हमला किया और भारत की हार को जीत में बदल दिया, और
कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध के लिए भारत ने 1999 में अटल जी के नेतृत्व में अटल जी के नेतृत्व में 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया था कारगिल को जीतने के लिए। तो उसका श्रेय किसको जाता है? बोफोर्स तोपों को ही जाता है। आपको याद होगा इसी समय हमने राफेल लिया, उसके लिए भी ऐसे ही वादे हुए, ऐसे ही कमेंट्स किए गए और बाद में पता लगा न्यायालय ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ, युद्ध नहीं होना चाहिए चीन से। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो ये राफेल भी वैसा ही साबित होगा जैसा कैसे हुआ था, बोफोर्स हुआ था। तो भारत में ये आरोप लगाना चलता रहता है। मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया मोदी जी ने। इसमें कहा गया कि हम विदेश से कोई चीज लेंगे, ज्यादातर चीजें तो स्थानीय बनाएंगे, विदेश से लेंगे तो उसकी तकनीकी भी लेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी भी हमें उनको बतानी होगी, वो हमें बताएंगे ताकि नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे वो हम ही बनाएंगे। जैसे अभी एक मोबाइल कंपनी है सैमसंग, इससे हमने समझौता किया और कहा कि जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी भारत में बिक रहे हैं, उनसे हमने शर्त रखी है कि 50% आप लोग भारत में हमेशा मैन्युफैक्चरिंग रखेंगे। कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये तो नोएडा में लगी है, बहुत बड़ा प्लांट है। 50% एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम लोग तो 50% हैंडसेट या उत्पादन आप हमेशा गोदाम के रूप में रखेंगे। इस पर मेक इन इंडिया लिखना होगा। अब इसका फायदा क्या है आप देखें। कंपनी यदि आज चली जाती है, कंपनी यदि भारत को छोड़कर चली जाती है, इसमें एक चीज और है, 50% हिस्सेदारी भारतीयों की भी होगी। आपने 100 पीस बनाए, 50% हमेशा गोदाम में रहेंगे। मेक इन इंडिया का लोगो लगाना होगा आपको उसके ऊपर कि भारत का बना हुआ है, प्लस 50% से ज्यादा हिस्सेदारी भारतीयों की होगी। जो विदेशी कंपनियां होंगी इनकी 49 या उससे कम परसेंटेज ही हो सकती है। एफडीआई के रूल्स हमने तय किए हैं। इसका फायदा क्या होगा कि यदि कंपनी से करार टूट जाता है, कंपनी भारत से जाना चाहती है, जैसे 18 बड़ी कंपनियां चाइना छोड़कर भारत आ रही है, लगभग 18,000 प्रोडक्ट चाइना से भारत और विदेशों में जा रहे हैं अभी कोरोना के बाद। यदि ये कंपनी भारत से जाना भी चाहती है तो हम लोग भी इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, क्योंकि तकनीकी हमारे पास आ चुकी है। 50% उत्पादन इसका हमारे पास पहले से ही है और 50% शेयर हमारे मालिकाना हक में है। और मेक इन इंडिया पूरी दुनिया के पास वैसे ही आ रहा था। आप जानते हैं हम क्वालिटी को नहीं देख रहे, हम ब्रांड को देख रहे हैं। जैसे अभी लाइकी की बात करें या ली की बात करें तो हम लोग सिर्फ ब्रांड देखते हैं। हम लोग उत्पादन कैसा हुआ ये नहीं देख रहे, हम ब्रांड देख रहे हैं कि ली का है, कॉपर का है, बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं, पीटर इंग्लैंड का है। तो हमने वो लोगो देखा, तो वो लोगो दुनिया भी देखेगी कि जो हम चीज यूज कर रहे थे उसमें मेक इन इंडिया लिखा हुआ था। तो मेक इन इंडिया आज भी वो लोगो अगर आएगा तो हम लोग आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। तो ये है मेक इन इंडिया की ताकत। इससे सबसे अच्छा फायदा क्या होगा, स्थानीय आधार पर उत्पादन बढ़ेगा। और आपको याद होना चाहिए जिस देश का उत्पादन ज्यादा होता है उस देश की स्थिति ज्यादा मजबूत होती है। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी चलाया। इसके तहत छोटे लोन देने की बात कही गई है कि यदि कोई अपना निजी कार्य करना चाहे, बहुत सारे उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं जिसमें बेरोजगारी कम की जा सकती है, बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल माननीय राज्यवर्धन सिंह जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पेज पर इसे लाइव भी किया था, आज तक ने इसे रिपोर्ट भी किया था। अपने दौसा के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुद्रा लोन स्टार्टअप के तहत 10 लाख का लोन इसमें मिलता है। इसमें ज्यादा का भी हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, मैक्सिमम लिमिट 10 लाख की है, फिर वो बड़े उद्योग में कन्वर्ट हो जाता है। इन्होंने एक वॉशिंग पाउडर बनाया है,
जिस पर स्वच्छ भारत का लोगो लगाया और उनका शुद्ध प्रॉफिट एनुअली 10 लाख से ऊपर आ रहा है। तो एक युवा वर्ग के लिए 10 लाख से ऊपर कमाना बहुत बड़ी बात है, कम एज के हैं। तो ये उदाहरण भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में या यूं कहें देश की मीडिया में छाए रहे कि इससे फायदा किसको हुआ। अब यहाँ पर आरोप बहुत सारे लगते हैं कि बैंक लोन ही नहीं दे रहे और XYZ बहुत सारी चीजें यहाँ पर आई, लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है उसे ही पता है जिसे मिला है या नहीं। इसमें तीसरी चीज जो आई वो निकल कर आई डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, अगर हम इसकी बात करें डिजिटल इंडिया की, तो इसमें 2-3 बातें सामने निकल कर आई। पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फिर ऑनलाइन अकाउंट्स की बात की गई और विमुद्रीकरण भी इसमें एक खास बात निभाता है। विमुद्रीकरण हम डिटेल से पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिडनाइट 8 बजे आप मोदी जी को सुनते हैं कि 500 और 1000 के नोट चलायमान अब नहीं रहेंगे, उसकी जगह फिर 500 और 2000 के नोट लेकर आए। उसके फायदे नुकसान हम पढ़ चुके हैं। डिजिटल इंडिया में आपने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट मोदी जी ने खुलवा दिया। उसका फायदा क्या हुआ कि जितने भी नरेगा की योजनाएं थी, जितनी भी सब्सिडी की योजनाएं थी, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम थी, बहुत सारे लाभ थे, पेंशन योजनाएं थी, वो सारी डायरेक्ट आने लग गई, सीधे खाते में आने लग गई। इससे क्या हुआ, बीच के लोग समाप्त हो गए, बिचौलियों का सिस्टम बंद हो गया। बहुत सारी सब्सिडी लोगों के हाथ पहुंचती ही नहीं थी। नरेगा की आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि नरेगा में मजदूरी करने के बाद भी 2 गवाह होने चाहिए थे और ऐसा घोटाला चल रहा था उसके अंदर बड़ा तगड़ा वाला। बहुत सारे लोगों को सब्सिडी नहीं मिलती थी, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर सर्विस नहीं मिल रही थी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी ने भी कहा था कि 1 रुपए में से केवल कुछ पैसे ही, 15 पैसे के आसपास उन्होंने बात कही थी, आम जनता तक पहुंचते हैं, बाकी सब बीच में ही खा जाते हैं। जब अकाउंट वाला सिस्टम आया तो पूरा 100% पैसा सही हाथों में जा रहा है और उसका क्रॉस चेक भी है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में IP एड्रेस आपके सामने होता है, ट्रांजैक्शन ID आपके पास में होती है, अकाउंट आपके पास में होता है, IFSC कोड होते हैं, ब्रांच कोड होती है और लोकेशन ट्रेस होती है, कितने बज कितने मिनट और कितने सेकंड पे किस एड्रेस पे ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो बहुत सावधानी से सीधे हाथ में जा रहा है, इसका ये सीधा असर हो रहा है। बाकी सब राजनीतिक दावे हैं, जिस गरीब को पैसा मिला है वो जानता है इसका क्या फायदा है। इसमें यदि आर्थिक आधार पर हम और देखें तो आपने देखा होगा कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों के सरकार ने डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया है। इसमें गहलोत साहब की सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। यहाँ राजनीतिक एजेंडे अलग चीज है। हमेशा कांग्रेस बीजेपी का विरोध करेगी, बीजेपी हमेशा कांग्रेस का विरोध करेगी। राजनीतिक एजेंडे को अगर हटा दें तो कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो जनहितकारी ना हो। कांग्रेस के 70 सालों में यदि विकास नहीं हुआ तो इतने सारे एरोप्लेन हैं, इतने सारे हाईवेज हैं, इतने सारे रेलवेज हैं, ये किसने बनाए? बीजेपी के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारा डेवलपमेंट इसमें भी हुआ। अन्य दलों की सरकारें भी रही, केंद्र में वामपंथियों की सरकारें भी रही, गठबंधन की सरकारें रही, उस समय भी नरसिंहा राव जैसे प्रधानमंत्री, I.K. गुजराल जैसे प्रधानमंत्री भी रहे, मोरारजी देसाई जैसे प्रधानमंत्री भी रहे। तो कहीं ना कहीं विकास चरम पर है। इसमें एक बिंदु और रह गया, कृषि से संबंधित बिल। ये वास्तव में है तो पिछले चैप्टर का, BKU से संबंधित, लेकिन ये शायद वहां रह गया, तो आज हम इसकी बात कर लेते हैं। भारत में जो सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो हो रहा है कृषि बिल पर। कृषि बिल में सिर्फ इतना सा संशोधन किया गया है कि किसान अपनी फसल किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता है, किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता है और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अब इसका फायदा होगा या नुकसान
बहुत सारे अर्थशास्त्री इसका फायदा बता रहे हैं, बहुत सारे इसका नुकसान बता रहे हैं। लेकिन मेरे समझ में, मेरा ओपिनियन ये है, केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, एक तो हरियाणा और एक पंजाब। बाकी किसी राज्य में इसका इतना विरोध नहीं हो रहा है। क्यों? सब जानते हैं कि किसान की आमदनी बढ़ेगी। किसान आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का नुकसान, सबसे ज्यादा भारत के स्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है तो किसको हुआ है? किसान को। क्योंकि 50 से 60% आबादी क्या है भारत की? किसान है। और आप जानते हैं किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है। अब इसके दूसरे पहलू पे जाते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास टमाटर रोड पे बिखरे पड़े रहते हैं, मतीरे, प्याज। किसान की लागत मूल्य भी उसे नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में किसान सुसाइड करता था। किसान की आमदनी माइनस में जा रही है, जिसने उसने जितना खर्चा किया है उतना भी नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति को मिटाने के लिए व्यवस्था की गई है कि किसान अपनी फसल का राजस्थान में मूल्य नहीं मिल रहा, किसी और प्रदेश में महंगा होगा, कहीं भी होगा, वो उसे वहां बेच सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। और हर हाल में किसान का यदि हित हो रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि किसान को ऊपर नहीं लाया गया तो भारत की जीडीपी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसके लिए जो बिचौलिए हैं, जिनके कालाबाजारी होती थी, जिनके गोदाम भरते थे, जो मंडियों से जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित कर रहे हैं, तो वो यदि ईमानदारी से कमाएं तो अभी भी इनके पास स्कोप्स हैं। किसान को बहुत अच्छा पैसा मिलना चाहिए। कुछ मार्जिन यदि वो रख लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरा ही मार्जिन वो रख रहे हैं। आप देखें, आज हम एग्जाम्पल लेते हैं तो टमाटर का एक सामान्य मूल्य देखें तो 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो हमेशा टमाटर बिकता है। और टमाटर को किसान को जो वैल्यू मिलती है 1 से 2 या मैक्सिमम 5 तो शायद कभी रहा ही नहीं। टमाटर की वैल्यू पर केजी किसान को सिर्फ इतनी ही मिलती है। तो ये जो बीज का मूल्य जा रहा है ये इतना ज्यादा है कि 10 से 20 गुना ज्यादा है। इस मूल्य की रकम अपने हाथ से खिसकता हुआ देखकर ये लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में किसान हितकारी योजनाएं लानी चाहिए। जैसे बहुत सारे प्रयास कांग्रेस ने भी किए, बहुत सारे प्रयास बीजेपी ने भी किए, लेकिन किसानों के फैसले पर, किसानों के योजनाओं पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल, हम आर्थिक न्याय की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो आज तक पूरे भारत में अशोक गहलोत साहब की राजस्थान सरकार में जो स्वास्थ्य को लेकर योजना की गई थी, निःशुल्क दवा योजना, उसका मुकाबला पूरे देश में कहीं नहीं है। राजस्थान के स्वास्थ्य स्तर को इसने बढ़ाया है और इतनी जबरदस्त योजना है कि पार्टी से ऊपर हटकर इसका समर्थन करना चाहिए। तो वास्तव में हमने अगर आर्थिक स्थिति की व्यवहारिक बात की तो यहाँ पर मोदी जी ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी हम देखते हैं। नकारात्मक पक्ष को देखें तो बहुत सारी चीजें यहाँ भी बाकी हैं। जैसे आम किसान की आमदनी बढ़ाना बहुत चैलेंज है, जो बंधुआ मजदूर हैं उनको बाहर निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है, जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति को बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इक्वलिटी, समानता लाना। आर्थिक अमीर और गरीब का जो स्तर चल रहा है उसमें बड़ा अंतर आ रहा है। अमीर को और गरीब में जो बीच की खाई है उसको कम करना बहुत बड़ा चैलेंज भी है। धन कुबेर है, कालाबाजारी है, भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, इन सब को रोकना भी अभी क्या है? बहुत जरूरी है। फिर सामान्य व्यवस्थाएं हमारे यहाँ होंगी।